नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। आज से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन चलेगा। सीएम योगी सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। समाज कल्याण महिला कल्याण विभाग की भी शामिल है इसमें। कल चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। कल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। देखिए, लगातार प्रेजेंटेशन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 21 अप्रैल को नगरीय विकास का प्रेजेंटेशन होगा। 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। आज से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन चलेगा। इससे पहले भी प्रेजेंटेशन चलता रहा और अब सभी विभागों का फिर से प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ देखेंगे। सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। इससे पहले सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था विभागों को और सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशन देखा जा रहा था, लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या रहेगा वो सहयोगी हमारे बताएंगे, लखनऊ से जो जुड़ेंगे हमारे साथ में। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। कल 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखेंगे। नीलेश चौहान है हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश के विकास की दर को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज से जो प्रेजेंटेशन का काम है विभागों का वो शुरू हो जाएगा। आज की अगर बात की जाए तो सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण, उसके अलावा महिला कल्याण को भी इसमें शामिल किया गया है। इन विभागों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री देखेंगे। अगर कल की बात की जाए तो कल चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को नगरीय विकास का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा फिर 21 तारीख को ग्रामीण विकास का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा और 22 को उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि आखिर 100 दिन के अंदर विभाग किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेंगे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, सामाजिक कल्याण का मामला हो, महिला कल्याण का मामला हो, चिकित्सा स्वास्थ्य का मामला हो या दूसरे विभागों का मामला हो। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने इन 4 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से ये कहा है कि 100 दिन का जो काम होगा उसकी भी प्रेजेंटेशन मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले प्रेजेंटेशन चल रही थी और अब जो प्रेजेंटेशन है दोनों में फर्क क्या है? पहले भी इसी तरीके से लगातार सीएम की प्रेजेंटेशंस देख रहे थे, क्या इस बार कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि 100 दिन के अंदर सरकार का जो काम होगा वो जनता को दिखाई दे, उसी लिहाज से लगातार जो ये प्रेजेंटेशन का दौर है वो चल रहा है। इससे पहले देखा गया था कि मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का खाका तैयार किया था कि वो 100 दिन के अंदर अपने विभाग में क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं होंगी जो जनता के लिए काम करेंगी। तो उन तमाम चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था। अब जो महत्वपूर्ण विभाग हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, महिला कल्याण का मामला हो, समाज कल्याण का मामला हो या चिकित्सा स्वास्थ्य का मामला हो या फिर नगर विकास ग्राम विकास का मामला हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही दृढ़ संकल्पित हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे इन विभागों को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो उन्हीं विभागों का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री के सामने आज से प्रस्तुत करना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका असर जमीन पर जरूर दिखाई देगा। महिला सुरक्षा की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास करती आई है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए। जैसे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता के साथ रहनी चाहिए। इसीलिए तमाम अधिकारियों को लगाया गया है और वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो पहला जो प्रेजेंटेशन का दौर आज होगा वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, समाज कल्याण को लेकर होगा, ताकि समाज में और भी ज्यादा बेहतर जो वातावरण है वो बनाया जा सके। नीलेश, वापस लौटते हैं आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। यूपी में फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 4 दिन में ही संक्रमण दर
0.09% बढ़ चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 332 पहुंच चुका है। गाजियाबाद में कोरोना के केस 113 के पार। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट के साथ साथ एक्सप्रेस वे पर भी कोविड जांच शुरू होगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। और नीलेश लगातार बने। नीलेश, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कोरोना में बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय हैं और सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में है। इसके लिए अब क्या कुछ नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब दूसरे प्रदेश जो है कोरोना से भयंकर तरीके से प्रभावित थे, उस समय भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेहतर विकल्प दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे कोरोना को मुक्त किया जाता है। हालांकि एक बार फिर से सरकार की चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही। 0.09% कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। खासतौर पर दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात कर लें, वहां पर संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्री हैं उनकी RT-PCR कराई जाएगी। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बिना जांच के उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा ताकि कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को कम किया जा सके। उसके अलावा तमाम जगहों पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो कोरोना की एडवाइजरी है उसका पालन होना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि जो उत्तर प्रदेश के अस्पताल हैं वहां पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क न लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है टीम 9 के साथ बैठक कर रही है। उस बैठक में तमाम जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाने की प्रक्रिया हो या फिर रेलवे स्टेशन पर जांच की प्रक्रिया हो, बस स्टैंड पर जांच की प्रक्रिया हो, उसको बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया है। जिस तरीके से गाजियाबाद में 113 मरीज सामने आए हैं और 113 एक्टिव मरीज वहां पर हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद की बढ़ती हुई कोरोना की रफ्तार को देखते हुए और प्रदेश और जनपदों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ को भी लगाया गया है कि जगह जगह जाकर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो जांच पड़ताल करें। उसके अलावा अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। अगर कोई कोरोना से संक्रमित मरीज आता है तो उसको तत्काल प्रभाव से इलाज मुहैया कराया जाए। तो तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं और उसको धरातल पर लागू करने का काम भी शुरू हो गया है। वापस लौटते हैं आपके पास में। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि फिलहाल कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और आप लोगों को फिर से एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बीच हर घर पेयजल पहुंचाने के मिशन पर यूपी सरकार लग चुकी है। जल शक्ति विभाग ने तय किया है अपना एजेंडा। बुंदेलखंड में हर घर पानी पहुंचाने का एजेंडा तय हो चुका है। नवंबर तक हर घर पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमीरपुर महोबा दौरे के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की। जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवंबर तक हर घर पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है और इसको अचीव भी करना है। हमीरपुर महोबा दौरे के बाद में स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान में ये फैसला किया है। अब नवंबर तक का टारगेट है और नवंबर तक के टारगेट में बुंदेलखंड के हर घर तक नल पहुंचाना है। हर घर पेयजल पहुंचाने के मिशन पर यूपी सरकार काम कर रही है। जल शक्ति विभाग ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। बुंदेलखंड में हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ है और इसी लक्ष्य के तहत नवंबर महीने में पानी पहुंच जाएगा, ये लक्ष्य तय किया गया है। नीलेश चौहान मेरे साथ लगातार बने। नीलेश, जल शक्ति मंत्रालय अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय है। इसकी पूरी बागडोर आप स्वतंत्र देव सिंह के पास में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टारगेट बेस्ड काम चल रहा है। हर घर तक नल पहुंचाने के लिए नवंबर तक का टारगेट रखा गया है। देखिए पूजा, बिल्कुल जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय की अगर हम बुंदेलखंड की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था कैसे हो इस पर विशेष रूप से काम किया था। उस समय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह थे। कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर बुंदेलखंड में ट्रेंच बनाई गए, बरसात के पानी को कैसे एक जगह रोका जाए ताकि जो बुंदेलखंड का जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, उस पर काम किया गया। लेकिन 2022 में जब फिर से दोबारा
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अब हर घर पेयजल की योजना लागू की जा रही है, जहां पर एक टारगेट सेट किया गया है कि नवंबर तक प्रत्येक घर को हर घर पेयजल योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़े। कहीं ना कहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और योजना चलाई थी, हर घर नल योजना, वो भी काफ़ी कामयाब रही थी बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में वर्तमान समय में अगर देखा जाए, खासतौर पर हमीरपुर, बांदा और आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर जो पानी की समस्या थी वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है। लोग पानी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार का और जल शक्ति विभाग का सराहनीय काम रहा है, जिसका नतीजा है कि इस बार जब 22 में चुनाव हुए तो वहां पर देखने को मिला, लोगों ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पानी की व्यवस्था वहां पर कराई है उससे पहले किसी भी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं की थी। अब उस व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 3 से 4 महीने का जो समय सेट किया गया है कि नवंबर तक प्रत्येक घर में पानी की योजना को पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति पीने का पानी ढूंढने के लिए मजबूर ना हो। तो उसी के तहत इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। हालांकि ये योजना 2017 से चलाई जा रही है और निरंतर चल रही है, और हर घर नल योजना थी, अब हर घर पेयजल योजना है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये टारगेट है कि प्रत्येक घर को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाए, ताकि वो पानी स्वच्छ पिए और स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर बुंदेलखंड जैसे इलाके में पानी की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उन लोगों को देने का काम किया जाएगा जो लगातार ये कह रहे थे कि बुंदेलखंड में पानी नहीं हो सकता है या पानी की किल्लत हमेशा बनी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको दूर करने के लिए प्रयासरत है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे और बाकी खबरों पर अपडेट करें। नीलेश, योगी सरकार का बड़ा फैसला, जून में नई कपड़ा नीति लागू होगी, बुनकरों को पावर लूम मिलेगा। 5 साल में 1000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से पावर लूम संचालन की तैयारी की जा रही है। 500 सोलर लूम बनाकर बुनकरों में बांटे जाएंगे। हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग ये काम करने वाला है। बुनकरों को पावर लूम मिलेंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये पावर लूम होंगे। 5 साल में 1000 करोड़ के निवेश का दरअसल लक्ष्य है और इसके लिए विभाग काम करेगा। सौर ऊर्जा से पावर लूम संचालन की तैयारी है। 500 सोलर लूम बनाकर बुनकरों में बांटेंगे हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग। नीलेश लगातार बने। नीलेश, इसको लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे। एक्शन प्लान क्या कुछ है, किस तरीके से इस पर कामकाज किया जाएगा और अभी इसको लेकर क्या कुछ स्टेटस अपडेट है? चली आ रही है, सरकार लगातार ये प्रयास करती चली आ रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी वो काफ़ी सराहनीय रही है। तो उसी के तहत जो ये बड़ा एक लक्ष्य रखा गया है कि 1000 करोड़ की लागत से इस तरीके का जो हथकरघा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन तमाम बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनके जो कला है उसको भी लोग जाने और उनको एक अलग उत्तर प्रदेश के अंदर पहचान मिले और रोजगार के जो संसाधन हैं वो उपलब्ध हो सकें। उसके तहत ये बड़ा कार्यक्रम है कि सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं जो बिजली की किल्लत हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर समस्या आती है कि 2 घंटे बिजली नहीं रही है, उस समस्या को भी दूर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा उन तमाम लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जो हथकरघा से जुड़े हुए हैं या फिर दूसरी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, चाहे वो जो रेडी पटरी के दुकानदार हैं, उनके लिए भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं लगातार धरातल पर लागू करने का जो काम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तेज कर दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक विभाग 100 दिन का खाका तैयार करेगा और उस खाका तैयार करने के अंदर ही जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता को मुहैया कराई जाएंगी। तो उसी के तहत ये भी एक बड़ी योजना है हथकरघा उद्योग के लिए, क्योंकि 2017 से पहले अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग हथकरघा उद्योग जो था वो खत्म होने की कगार पर था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार ने इन छोटे छोटे कामगारों को देखा और इनकी मेहनत को देखा, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी योजना इस उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। चलिए लौटते फिर वापस आपके पास में और अपडेट्स के लिए। खबर लखनऊ से ही है। युवाओं के उद्यमी बनने की राह आसान करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की लागत को बढ़ाएगी योगी सरकार। 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ धनराशि करेगी। अभी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की 25 लाख धनराशि है, लेकिन इसको अब एक्सटेंड किया जाएगा और 1 करोड़ तक इस राशि को ले जाया जाएगा। 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करेगी धनराशि सरकार। अभी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की राशि 25 लाख रुपए है। नीलेश चौहान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं।
नीलेश, लगातार सरकार काम कर रही है, हर पहलू पर लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है सामने सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में। अब युवा स्वरोजगार योजना को लेकर भी नई स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। अभी तक जो राशि 25 लाख की थी उसको 1 करोड़ करने की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार का ये काफ़ी सराहनीय पहल है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको जो धनराशि दी जाती थी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, वो 25 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए बेहतर विकल्प लेकर आएगा कि ताकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर काम की तलाश करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही रहकर अपना रोजगार स्थापित करके दूसरे लोगों को भी काम उसमें दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय पहल है। इससे पहले देखा गया था कि कोरोना संक्रमण काल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवा जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। तब से लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किए हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश में रहकर अपना काम धंधा स्टार्ट करे और उसमें लोगों को भी काम मुहैया कराए। तो उसी के तहत ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसकी जो धनराशि जो स्टार्टअप करने वाले युवा थे उनको दी जाती थी वो 25 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। तो करीब 75 लाख रुपए की जो रकम है वो बढ़ाई जाएगी ताकि जो स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा हैं वो बेहतर तरीके से अपना रोजगार स्थापित करें और उसमें लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएं। यही उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें, उसके साथ साथ तमाम लोगों को रोजगार भी उसमें मुहैया कराएं। तो कहीं ना कहीं इस योजना का स्वागत उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम उन युवा वर्ग के लोगों ने किया है जो उद्योग धंधा उत्तर प्रदेश में अपना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। पैसे की कमी के चलते वो अपना उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर पा रहे थे। अब मुख्यमंत्री के सहयोग से वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना उद्योग धंधा स्टार्ट करके अपना और दूसरे लोगों को रोजगार देने का काम भी कर सकेंगे। चलिए वापस लौटते हैं आपके पास और अपडेट्स के लिए। खबर लखनऊ से ही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज से शुभारंभ हुआ। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुभारंभ किया है। लखनऊ के 1090 चौराहा से शुभारंभ किया गया। आज से 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा ताकि सड़क हादसे कम हो। और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी की अर्थव्यवस्था के संबंध में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। दरअसल लगातार निर्देशित है ये भी कि तमाम मंत्रियों को अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा देना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा। तो यूपी की अर्थव्यवस्था के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। सुरेश खन्ना मंत्री अपने विभाग को लेकर पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वित्तीय समावेश गौरव दिवस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर के 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूजुअली हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो विभागों के मंत्री हैं उनको अपने कामकाज का ब्यौरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना है, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये यूपी की इकोनॉमी को लेकर होगा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा। वित्तीय समावेश गौरव दिवस पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। और आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात दौरा उनका रहेगा। आज शाम कमांड और कंट्रोल स्कूल का वो जायजा लेंगे। गांधीनगर के कमांड एंड कंट्रोल स्कूल का जायजा लेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज शाम कमांड और कंट्रोल स्कूल का जायजा लेंगे। गांधीनगर के कमांड और कंट्रोल स्कूल का जायजा भी आज लेने का उनका कार्यक्रम रहेगा। ये बता रहे हैं आपको उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और अपने इसी गुजरात दौरे के दौरान में कई परियोजनाओं को न सिर्फ लोकार्पण करेंगे बल्कि आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान ही वो कमांड और कंट्रोल स्कूल का जायजा भी लेंगे। और आज सुभाषपा की अहम बैठक होगी। ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। 2022 के चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक है। 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। नीलेश चौहान मेरे साथ लगातार बने। नीलेश, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे 2022 को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? कुछ बड़े बदलाव के संकेत या फिर अखिलेश के साथ ही कदम ताल करते नजर आएंगे राजभर?
देखिए बिल्कुल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की आज एक अहम बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, जीते हुए विधायक हैं, उनको बुलाया गया है। और उस बैठक में पहले तो सबसे पहले चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में 2022 के जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ पर इस चुनाव में कहाँ पर चूक हुई थी कि उनको हार का सामना करना पड़ा। जो उनका आंकड़ा था वो आंकड़ा नहीं छू पाए थे। उसके अलावा 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, कैसे जमीन पर जाकर काम किया जाए ताकि और भी ज़्यादा कार्यकर्ता सुभाषपा के साथ जोड़े जा सकें। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की आज एक बड़ी और अहम बैठक है। फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा वोट बैंक है, उसी का फायदा उनको मिला। इस बार भी उनके करीब 5 विधायक जीते हैं। तो ऐसे में जब ये बैठक होगी तो काफ़ी अहम हो जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ऐसे में वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर सुभाषपा या समाजवादी पार्टी से दिखाई पड़ सकती है। उस चीज को लेकर आज एक रविंद्रालय में ये अहम बैठक करेंगे जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे सुभाषपा का जो संगठन है उसको आगे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, कौन से ऐसे चेहरे रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में सुभाषपा को लेकर आगे जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर बैठक करेंगे। उसके अलावा एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और अभी से ग्राउंड पर जाकर काम करने के दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं कि 2024 में चुनाव है, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है तो कहीं ना कहीं आज ये भी रणनीति तैयार की जाएगी कि बूथ स्तर पर पार्टी को सुभाषपा मजबूत करे और वहां पर अपने एक एक कार्यकर्ता को लगाए ताकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो तो परिणाम सुभाषपा के लिए बेहतर हो। वापस लौटते हैं आपके पास। देखिए जाहिर सी बात है, आप तैयारी अगली जीत की होगी। अब वो जीत जनता के हाथ में, लेकिन तैयारी करना पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हाथ में है। यूपी के 2 आईएएस अफसर सम्मानित होंगे। उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड मिलेगा। आईएएस अफसर नवनीत सिंह चहल को मिलेगा अवार्ड। दीपक मीणा को भी अवार्ड मिलेगा। पीएम मोदी 21 अप्रैल को दिल्ली में देंगे अवार्ड। चंदौली के डीएम रहते हुए नवनीत चहल ने काला नमक खेती को दिया था बढ़ावा। वर्तमान में मथुरा के डीएम है नवनीत सिंह चहल। सिद्धार्थनगर के डीएम रहते दीपक मीणा ने काला नमक चावल प्रजाति को भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में मथुरा के डीएम है नवनीत सिंह चहल। सिद्धार्थनगर के डीएम रहते हुए दीपक मीणा ने काला नमक चावल प्रजाति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर यूपी के 2 जो आईएएस ऑफिसर हैं वो सम्मानित होने जा रहे हैं अपने अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए। प्रधानमंत्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। आईएएस अफसर नवनीत सिंह चहल को अवार्ड मिलेगा और दीपक मीणा। और वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखीमपुर हिंसा की। लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला। जमानत को रद्द करने की याचिका पर आज फैसला होना है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला होगा। जमानत को रद्द करने की याचिका पर आज फैसला होना है। लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। इस पूरे मामले में आज दरअसल जमानत को लेकर फैसला होना है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज रहेगा, क्या कुछ रहेगा। पीयूष मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। पीयूष, आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर फैसला आज। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आज आ सकता है कि आशीष मिश्रा को जमानत की जो जमानत है वो याचिका रद्द करने के लिए एक याचिका डाली गई थी, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दोनों ही तरफ से जो दलीलें हैं वो दी जाएगी और जो वकील है उनका साफ तौर पे कई जो आशीष मिश्रा के विरोध में जो वकील है उनका कहना है कि चूंकि ये छोटा अपराध नहीं था और एक के बाद एक जो सुनवाई कोर्ट द्वारा चल रही है, जमानत लगातार आशीष मिश्रा की ओर से जमानत की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है कि आखिरकार जो जमानत की याचिका है उस आशीष मिश्रा की उसको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। तमाम
ऐसे पहलुओं को पहले सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।